स्टूडेंट्स, ये आपका बीसीए का जो सब्जेक्ट है दैट इज प्रोग्रामिंग स्किल्स PS2 और जो आपका पाइथन नाम का जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसका पहला चैप्टर बच्चों सी प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन है जो हमने पहले से देख चुके हैं। उसके वीडियोस भी अवेलेबल है जिसके अंदर आप फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हो और 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। अभी हम बच्चों आगे स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पाइथन के बारे में। और पाइथन में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला जो टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे बच्चों कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इंटरप्रेटर का। आपके सिलेबस में वो नहीं दिया गया, आपने सेम 1 में पढ़ा था कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे बच्चों क्या करने वाले हैं हम लोग, कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे रिकॉल करेंगे सेमेस्टर 1 में हमने जो पढ़ा था कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, क्योंकि इसमें कुछ नया चीजें भी आने वाले हैं और डीप में आने वाले हैं, राइट। बच्चों अगर आपको वैसे ही पढ़ना हो खाली मार्क्स के लिए तो आप इसको रट्टा मार के भी कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे रट्टा मारना नहीं बट अंडरस्टैंडिंग इसकी और उस डेप्थ तक अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि बच्चों शायद ऐसा हो कि आपके आगे जाके कभी भी इंटरप्रेटर और कंपाइलर का कंपेरिजन ना आए, आपके डिग्री का ये लास्ट कंपेरिजन हो, आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर का करेंगे, राइट। तो इस और ये बार बार ये वर्ड आएगा कि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, इंटरप्रेटर बेस्ड, तो हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर का एक क्लियर कट डिफरेंस पता होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, राइट। बच्चों आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आपको यहाँ से लिखना है, लेकिन उसके समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस प्रॉपरली समझने जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता चलेगा। तो पहले उसके लिए बच्चों एक स्टार्ट करते हैं एक हम छोटे से सम से, प्रश्न से। मान लो कि एक सिंपल प्रोग्राम है जिसके अंदर कितने इंस्ट्रक्शन है, 5 इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे और एक इंस्ट्रक्शन मान लो कि होता प्रिंट टी, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, 5 इंस्ट्रक्शन हो, राइट। प्रिंट ए होता मान लो, प्रिंट ए, तो कितना हो जाते हैं इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 5, ओके। और उसमें हम कंपेयर करेंगे कि एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर कंपाइलर से अगर इसको मैं क्या करूं, प्रोसेस करूं, ट्रांसलेट करूं। देखो आपको पता है बेटा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम एक ही, क्या करना, ट्रांसलेट करना। क्या करना, ट्रांसलेट करना। जैसे कि मान लो कि मोदी जी है और जिनपिंग जी है, मोदी को आता है हिंदी और जिनपिंग जी को आता है चाइनीज, लेकिन उनको बीच में क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर की जरूरत जो क्या कर सके उन दोनों के क्रॉस लैंग्वेज ट्रांसफर, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके, ये सर नो। तो वैसे ही बच्चों आपको पता है, आपने हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज भी पढ़ा था। कंप्यूटर की जो मदर टंग है वो क्या है, कंप्यूटर की मदर टंग बाइनरी लैंग्वेज है, 0101, राइट। लेकिन आप सबको भी बोलना है, ओके। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी। लेकिन बच्चों हम कौन सी लैंग्वेज है उसको कोड दे रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल। तो सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब नो। तो बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज है, हम जो लैंग्वेज दे रहे हो हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन को जो समझ में आ रही हो बाइनरी लैंग्वेज है। इसकी वजह से हमें बीच में किसकी जरूरत पड़ती है, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो कि क्या कर सके, हाई लेवल को लो लेवल में ट्रांसलेट कर सके। बच्चों हमने देखा था, आपने लास्ट टाइम हमने सेम 1 में देखा कैसे इवोल्यूशन हुआ था। सबसे पहले कहा क्या आया था, बाइनरी लेवल लैंग्वेज यानी 0101 आया था। बच्चों वो किसके लिए सबसे अच्छा था, मशीन के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मशीन का वो नेटिव लैंग्वेज था, उसका एक मुख्य भाषा था, डायरेक्ट समझ जाता था। बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यूजर को बाइनरी लैंग्वेज में कमांड लिखना आता नहीं था, ओके। तो नेक्स्ट मैं कह रहा था कि उसके बाद बाइनरी के बाद उसके ऊपर क्या आया था बेटा, बाइनरी लैंग्वेज आया। तो डिफिकल्ट किसके लिए हुआ, कोडर के लिए। काम तो कोडिंग को करना, मशीन तो फट से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा, CPU, राइट। उसके बाद बेटा आया था मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी जिसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। बच्चों वो भी थोड़ा यूजर के लिए बेहतर रहा, क्योंकि उसके अंदर एड, सब, मल, INC, इंक्रीमेंट जैसे न्यूमोनिक्स हुआ करते थे, वर्ड्स होंगे। और उसको बच्चों ट्रांसलेट करने के लिए होता था यूज असेंबलर कहते थे हम, क्या कहते थे, असेंबलर। लेकिन बच्चों अगेन उसको मशीन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, क्यों, क्योंकि मशीन को क्या करना पड़ेगा, असेंबली लैंग्वेज को फिर से ट्रांसलेट करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी लैंग्वेज, राइट। यूजर्स के लिए थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन यूजर्स को अभी भी बच्चों दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसको ये सारा न्यूमोनिक्स याद रखना पड़ रहा था, पूरे इंग्लिश जैसा लैंग्वेज नहीं था।
उसके बाद से बेटा आया था हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी, जावा, C++, किस में आएंगे? हाई लेवल लैंग्वेज में आएंगे, जो एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है। जैसे आपने बोल दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसमें देखिए लिखा प्रिंट सी, एक इंग्लिश जैसा लैंग्वेज है, लेकिन किसके लिए हो? कंप्यूटर के लिए हो। जो तब आया पिक्चर में कौन? कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो कि काम किसका करता है? ट्रांसलेशन का करता है। और ट्रांसलेट करेंगे किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। तब आया बीच में पिक्चर में कंपाइलर और इंटरप्रेटर। आया समझ में? तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज था वो कंपाइलर बेस्ड था कि इंटरप्रेटर बेस्ड था? कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन हम जो पाइथन में पढ़ने वाले हैं वो कौन सा बेस्ड लैंग्वेज है? इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इसलिए आपका सिलेबस का पहला पॉइंट है कि इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? एक वर्ड लिख के छोड़ दिया गया है, लेकिन आपको उसको लंबे समय तक पकड़ के रखना है, दुरुस्त पकड़ना, अच्छे से उसको समझना है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। हमने सेम वन में पढ़ा था कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, अब आ गया इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। तो क्या डिफरेंस है दोनों, उसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे और एक सेंटेंस भी लिखा है। तो यहाँ पे मान लो कि क्या लिखा हुआ है बेटा? प्रिंट ए भी लिखा हुआ है। तो 5 इंस्ट्रक्शन है। तो हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब हम उसको क्या करते हैं? उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कुछ कि देखो कोई इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने के लिए कितना यूनिट लेता हो? 1 यूनिट। बच्चों यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, ये जनरली नैनो सेकेंड्स में होते हैं, राइट? स्विचिंग टाइम बच्चों क्या लिया है? 1 यूनिट। एंड थर्ड एग्जीक्यूशन टाइम पर इंस्ट्रक्शन 1 यूनिट। बच्चों आपको पहले समझा दिए 3 है क्या? देखो सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको क्या करना पड़ेगा? लिखा वो हाई लेवल लैंग्वेज, किसमें लिखा है? हाई लेवल लैंग्वेज। उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आपने ट्रांसलेशन करने से काम हो जाएगा क्या? मैं आपको मराठी में कुछ बोला या तेलुगु में कुछ बोला कि ये कुछ लिखा हुआ है इसको लेके आओ, आप खाली उसको ट्रांसलेट हिंदी में कर दोगे तो काम बन गया क्या? नहीं, वो लाना भी पड़ेगा। तो इसलिए पहला टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन टाइम। सेकेंड है स्विचिंग टाइम। बच्चों ये स्विचिंग का काम कौन है? क्योंकि ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? या तो कंपाइलर कर रहा है या तो इंटरप्रेटर। स्विचिंग टाइम किसके लिए? क्योंकि आपको लास्ट में उसको ट्रांसलेट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। जैसे कि मैंने लिखा तेलुगु में 2 समोसा लेके आओ, तेलुगु में लिखा है, राइट? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। उससे काम नहीं हो जाता, उसको फिर जाके एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। मतलब सही में गाड़ी स्टार्ट करके दुकान में जाना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। तो ये सारे चीजें भी उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। जो कौन करता है? सीपीयू, राइट? तो स्विचिंग बच्चों टाइम क्या है? जो ट्रांसलेटर से स्विच होकर कहा जाते हो? सीपीयू के पास वो चीज जाती है। सीपीयू क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है। आया समझ में? इसलिए 3 चीजें यहाँ पे। पहला है ट्रांसलेशन टाइम, जो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज से क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। फिर स्विचिंग होगा। स्विचिंग किसमें होगा बेटा? ट्रांसलेटर से सीपीयू के बीच। क्योंकि ट्रांसलेटर के पास क्या था? कंट्रोल था। कंट्रोल किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास जाएगा। बच्चों स्विच करने में भी टाइम लगता है। जैसे एक क्लास चल रहा होगा, दूसरे क्लास बच्चों आएंगे तो क्या 0 टाइम में बैठ जाते क्या? टाइम लगता है उस क्या करने में? स्विच करने में। वो सारे बच्चे जाएंगे, नए बच्चे आएंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? स्विचिंग। तो यहाँ पे भी टाइम लगता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन उस टाइम को भी गिना जाता है। तो उसको भी हमने क्या मान लिया है? 1 मिनट। और एग्जीक्यूशन टाइम जो कि सीपीयू रियल में वो काम करेगा। जैसे कि 2 समोसा ले, आप समझ तो गए हिंदी में, लेकिन आप जो लेने गए हो वो सीपीयू परफॉर्म करेगा, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। समझ में आ गया? 3 टाइम। क्या क्या टाइम है वो? ट्रांसलेशन टाइम, स्विचिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। वो कंपाइलर में भी लगता है, इंटरप्रेटर में भी लगता है। तो हम दोनों के बीच में क्या समझेंगे? डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है बच्चों? आपको पता है कंपाइलर कैसे काम करता है और इंटरप्रेटर का अंतर क्या है? कंपाइलर बेटा क्या करता है? सारे लाइन बाय लाइन को पहले क्या कर लेता है? ट्रांसलेट कर लेता है। उसके बाद क्या करता है? स्विच, मतलब स्विच करके किसको देता है? सीपीयू को देता है। समझ में आया? सारे के सारे उसका ऐसा काम करता है। पहले क्या करता है? अगर मैंने 10 चीज लाने को बोला है, लिखा है तेलुगु में, तो क्या करेगा? सारे को पहले क्या कर लेगा? ट्रांसलेट कर लेगा। कौन? कंपाइलर। मतलब हिंदी में लिख लेगा, फिर जाएगा एक से एक बाय वन चीजों को लेने के लिए, यानी एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर कैसा करता है? एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको लेने जाएगा, मतलब रन करेगा, फिर स्विचिंग करेगा कहाँ पे? ट्रांसलेटर के पास। उसको क्या करेगा?
उसको पहले ट्रांसलेट करेगा स्विच, फिर सीपीयू के पास, मतलब हर लाइन को ट्रांसलेट स्विच सीपीयू ट्रांसलेट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में। उसको फिर क्या होगा, स्विच, किसको स्विच कर देगा, सीपीयू को बोलेगा भाई तू एग्जीक्यूट कर। समझ में आया? इससे बच्चों क्या हो रहा है ना, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है किसमें, इंटरप्रेटर में। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ सब, आपको मैंने बोला जैसे कि आपने एक साथ सारी चीजों को ट्रांसलेट कर लिया, फिर डायरेक्ट गाड़ी लेके चले गए और सारे चीज लेके आ गए। तो इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं किसमें, ट्रांसलेशन किसके अंदर, इंटरप्रेटर में ट्रांसलेट करोगे, फिर क्या करोगे उसको सेकंड में स्विच एंड सीपीयू। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि इंटायर कोड इज ट्रांसलेटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन, यानी बच्चों पहले 5 लाइन को ट्रांसलेट करने में कितना लगेगा समय, 5 मिनट ऑफ टाइम, क्योंकि एक लाइन के लिए 1 मिनट लिया हमने, तो 5 मिनट समय ले लेगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, स्विचिंग होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए स्विचिंग के लिए एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि ये जो ट्रांसलेशन हमने किया है किसमें, कंपाइलर, वो एक कोड बना देता है, आपको पता है सी में, उसको कौन सा कोड बोलते हैं, ट्रांसलेट होने के बाद डॉट ओ डी जे कोड, ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, आपको याद है राइट। तो कंपाइल होने के बाद एक नया फाइल बनता है किसके अंदर, प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज के, सॉरी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज के अंदर। सी का जब भी कोई कोड क्या हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है, पूरा कंपाइल हो जाता है, उसके बाद एक नया फाइल बनती है जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। बच्चों उसको आपको तुरंत रन करने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो उसको। समझ में आया? एक बार ट्रांसलेट करके रखा है, आप कभी भी क्या कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। इसलिए बच्चों यहाँ पे स्विचिंग टाइम गिना नहीं गया, क्योंकि तुमने तो रखा था तो सीपीयू डायरेक्ट रन किया ना। तुरंत अगर करते उसको, आपने क्या किया है, आप डॉट ओबीजे फाइल अलग फाइल बना हुआ है, उसको सीपीयू रन करना है, इसलिए यहाँ पे कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में स्विचिंग टाइम गिना नहीं जाता है। क्यों नहीं गिना जाता, मैंने बताया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है, स्वतंत्र। कभी भी पढ़ा है आपने, कभी भी उसको क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं है अभी आपको रन करना है। आपने खाली कंपाइल कर रखा था ऑब्जेक्ट फाइल, आपका मन किया आपने उसको रन कर दिया, तो इसलिए वहां पे स्विचिंग टाइम गिना नहीं जा रहा। मतलब क्लास खाली पड़ा हुआ था, 9th वाला आके बैठ गए, 8वीं का कल छुट्टी हुआ था, समझ में आया, 8th वालों का कल छुट्टी हुआ था, 9th वाला सुबह बैठे, तो उसको हम स्विचिंग टाइम में गिना नहीं जाए। समझ में आया? तो क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्यों नहीं गिना रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल क्या पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप कुछ दिनों के बाद उसको रन कर रहे हो राइट। तो इसलिए बच्चों क्या लिखा है, देयर इज नो स्विचिंग टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एज द कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू आफ्टर कंपाइलेशन। सीपीयू उसको कोड टाइम के बाद क्या करता है, कभी भी जब भी हो उसको रन करता है राइट। बच्चों एग्जीक्यूशन टाइम, अब तो हमें एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा, ये सर नो। एग्जीक्यूशन का बच्चों हमने क्या लिया है, अब आपने आपका ऑब्जेक्ट कोड बन चुका है, मतलब कंपाइल्ड वाला कोड अलग एक बना है, उसको आपको एक लाइन के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट लगेगा, तो आपको फिर से 5 मिनट उसके लिए लगा। कंपाइल करे थे एक एक लाइन को 1 मिनट, 5 मिनट, एग्जीक्यूशन टाइम, सॉरी स्विचिंग टाइम 0, और एग्जीक्यूशन आपने एक लाइन का किया तो एक लाइन का 1 मिनट, तो टोटल कितना हो गया 5 मिनट। तो टोटल कितने मिनट हुए, 10 मिनट। किसमें हुआ 10 मिनट, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। समझ में आया, एग्जीक्यूशन का एक लाइन का 1 मिनट, टोटल कितना हुआ 10। ठीक है, अब हम आएंगे किसके ऊपर, इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, जिसका एग्जांपल कौन है, पाइथन। बच्चों आप ये दोनों अंतर समझ गए, फिर आपको जो आपका असली सिलेबस है इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तभी समझ में आएगा, जब आपको उनके इंटरनल कैसे काम करते हैं वो समझ में आएगा राइट। डायरेक्ट अगर उसमें जाओगे तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। हाँ ऐसा होता है, मान लोगे, चलो ऐसा होता है, एफिशिएंट है, फास्ट है, डायनेमिक टाइपिंग है, मान लोगे, बट यू कैन नॉट गेट व्हाई दैट इज हैपनिंग, बराबर। तो सेकंड आता है बेटा कौन सा, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, जैसे कि एग्जांपल है पाइथन। तो मैंने आपको यहाँ बताया ये करता क्या है बेटा, एक लाइन को क्या करेगा, ट्रांसलेट, स्विचिंग, फिर एग्जीक्यूशन। तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितना लग गया, 3 मिनट। ट्रांसलेशन करेगा, स्विचिंग करेगा सीपीयू को, फिर से सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको लग रहा है एक के लिए 3, तो टोटल कितना है 5 दिया ही 15, 5 रेजा 15, तो उसको 15 मिनट ऑफ टाइम लगा किसके अंदर, इंटरव्यू। उसमें कितना लग रहा था, तो बच्चों देखो ओवरऑल टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, इंटरप्रेटर में ज्यादा लग रहा है, 15 मिनट ऑफ टाइम लग रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे इंटरप्रेट लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, ऐसा ना, ट्रांसलेट भी होता है और एग्जीक्यूट भी होता है लाइन बाय लाइन। 1 मिनट पर इंस्ट्रक्शन, तो 5 है, तो ट्रांसलेशन टाइम कितना लगेगा 5 मिनट। फिर आएगा स्विचिंग टाइम, बच्चों इंटरप्रेटर किसके बीच में स्विच करना पड़ता है, स्विच
इंटरप्रेटर हैज टू स्विच बिटवीन प्रोसेसिंग द कोड इंटरेक्टिंग विद द प्रोसेसर फॉर ईच लाइन ऑफ कोड। हर एक लाइन ऑफ कोड के लिए क्या करना पड़ रहा है उसको, सीपीयू के साथ स्विच करना पड़ रहा है। मेरा काम हो गया तू ले भाई, मेरा काम हो गया तू ले भाई। तो उसके बाद जो डिपेंडेंसी किसका ज्यादा है, इंटरप्रेटर। हर लाइन के बाद सीपीयू को बोल रहा है भाई इसको क्या कर, मैंने ट्रांसलेट कर दिया, मतलब वो नेक्स्ट लाइन ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, समझ में। एक लाइन ट्रांसलेट करने के बाद उसको सीपीयू को बोला भाई इसको एग्जीक्यूट कर, बाद में क्या करूंगा मैं नेक्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करूंगा। आ रहा समझ में। तो यहाँ बच्चों विथ 1 मिनट पर स्विचिंग एंड 5 इंस्ट्रक्शन द टोटल स्विचिंग टाइम वुड बी 5 मिनट्स। एक लाइन क्या स्विचिंग के लिए भी लगा रहा है 1 यूनिट, तो इसलिए उसको 5 मिनट किसमें लग रहा है, स्विचिंग में भी लग जा रहा है। समझ में आया। एक लाइन ट्रांसलेट, फिर स्विचिंग, फिर एग्जीक्यूशन। ओके, लास्ट में क्या करेगा बेटा, एग्जीक्यूशन। तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए 1 मिनट ले रहा है, तो टोटल कितना होगा 5 मिनट। तो अगर हम यहाँ पे बच्चों कंपैरिजन देखेंगे तो क्या देखें, ट्रांसलेशन टाइम 5 मिनट्स किसके लिए था, कंपाइलर के लिए 5, स्विचिंग 0, एग्जीक्यूशन 5, और इसके लिए बच्चों सभी कितना 5 5 5, तो टोटल कितना हो गया 15 मिनट्स, और ये हो गया 10 मिनट्स। तो बच्चों अभी तक आपको नजर आ रहा है कि कंपाइलर भाई विनर है, क्योंकि ये टाइम क्या ले रहा है, लेस ले रहा है। लेकिन आपको कुछ यहाँ पे हम यही देखने वाले हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है ऐसे करने का। क्या लोग पागल थे कि 10-15 मिनट मतलब 15 वाला ले रहा था और लोग इसको यूज करते जा रहे हैं आगे, उसका कुछ तो क्या होगा, एडवांटेजेस होगा। इसलिए पाइथन, जावा, जो भी आगे लैंग्वेजेस बन रहे सारे क्या बन रहे हैं, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज बन रहे। तो हम उन फायदों को ही क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या उसका बेनिफिट है कि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज क्या हमको बेनिफिट दे सकता है। और हमने देखा कि तो तुरंत उसको क्या कर रहा है, जो स्विच कर रहा है, एक लाइन ट्रांसलेट करके तुरंत बोला सीपीयू को उसको रन कर, उसका क्या फायदा, उसको हम क्या करते हैं बेटा, अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात तो बेटा इसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होगा, किसका, इंटरप्रेट। इस रिस्पॉन्स का मतलब क्या, तुरंत आउटपुट देंगे बच्चों। उसमें अगर इसके अंदर क्या हो रहा है, पहला आउटपुट कब आ रहा है, बात पूरा ट्रांसलेट किया ना, अभी तक एक लाइन में एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। इसका जब पहला 6 मिनट में पहला आउटपुट आएगा, ये सर नो, 5 पूरा ट्रांसलेट होगा, एक 6 में पहला इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होगा ना बच्चों। इसका इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट कितने में हो चुका, 3 में ही हो चुका। ट्रांसलेशन सॉरी, एक ट्रांसलेशन, स्विचिंग, तीसरा सीपीयू, 3 में ही क्या हो गया, उसका एग्जीक्यूट हो गया। बच्चों जब हजारों लाखों लाइन का कोड हो तब बच्चों कंपाइलर में आउटपुट आता है तो टाइम लगेगा कि नहीं, सबको कंपाइल करने बैठेगा, एक ये क्या करेगा, फास्ट आउटपुट दे देगा। उसको तो क्या है, लाइन ट्रांसलेट किया, स्विच करके सीपीयू को आउटपुट आ गया, मतलब फास्टेस्ट बेटा। जहां पर हमें डिबगिंग कुछ करना हो, चेक करना फटाफट कुछ, एक एक, क्योंकि लाइन बाय लाइन कर रहा है ना, हमको एरर को बराबर जान सकते कि यहाँ पे एरर है, एरर का एग्जैक्ट पॉइंट जान सकते ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक एक लाइन का काम कर रहा है। इस पे मेरा अभी तक तो बराबर चल रहा था, इस लाइन में नहीं आया, समझ में आया। ट्रांसलेट किया था, एग्जीक्यूट बराबर चल रहा था, लेकिन जब ट्रांसलेट किया 10वां लाइन एग्जीक्यूट किया तब नहीं आ रहा है, तो मतलब एरर कहाँ पे, 10th लाइन में। रन टाइम एरर के लिए बेस्ट कौन है, इंटरप्रेटर, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जैक्टली बच्चों। उसमें तो क्या है, पूरा तुमने कंपाइल किया था, बाद में आपने जब बच्चों कंपाइलर क्या है, रन टाइम एरर देता नहीं है। कंपाइल टाइम एरर अलग होता है, रन टाइम एरर अलग है। कंपाइल टाइम एरर का मतलब क्या, सिंटैक्टिकल एरर, सिंटैक्स में कोई कमी नहीं है ना, सिंटैक्स बराबर हो तो कंपाइल हो जाएगा। लेकिन रन टाइम में कुछ अगर प्रॉब्लम होगा, वो किससे सॉल्व होगा, तो एग्जीक्यूशन सीपीयू रन करता है ना, एग्जीक्यूट कौन करता है, सीपीयू करता है। और यहाँ पे हम एक लाइन बाय लाइन कर रहे हैं तो पता चल जाना चाहिए, ये लाइन तो ट्रांसलेट बराबर होता है, लेकिन सीपीयू से कुछ एरर है, मतलब इस लाइन में प्रॉब्लम है। आ रहा समझ में। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, कि आप डिबगिंग में अच्छा कर सकते। डिबग करना मतलब बग को आइडेंटिफाई करना, एरर को पता लगाना, उसको क्या कहते हैं, डिबग। ओके, तो चलो ये बच्चों आपको अगर समझ में आ गया है तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगा। हाँ बच्चों, ये हमने जो मैंने आपको बताया कि क्या बताया मैंने, जो कंपाइलर वाला होता है इसमें यही लिखा हुआ है, पोज करके आप देख सकते हैं कि कंपाइलर में हम स्विचिंग टाइम बता के हम क्यों लेते हैं, 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि कंपाइलर करने के बाद एक कोड, एक फाइल अलग ही बनती है बेटा। किसमें अलग फाइल नहीं बनेगी, इंटरप्रेटर में बनेगी। यही एक फायदा होगा कि मेमोरी रिक्वायरमेंट किसमें कम लगेगा, इंटरप्रेटर बेस्ड ले, क्योंकि इसमें लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक सेपरेट फाइल भी चाहिए। बच्चों हम कह सकते हैं कंपाइलर की तुलना में इंटरप्रेटर ज्यादा पोर्टेबल है। क्यों, क्योंकि उसको अलग कुछ कैरी करके जाओ, उसको जहां पे इंटरप्रेटर होगा उस सोर्स फाइल को भेज दो तो कर देगा इंटरप्रेट, उसको कुछ अलग नहीं चाहिए ना, उसको खाली सोर्स कोड चाहिए। यहाँ पे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट कोड को घुमाना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्ट कोड है जो क्या हुआ है, कंपाइल हुआ है, वो एक अलग फाइल भी रखना पड़ रहा है।
तो मेमोरी भी ज्यादा लग रहा है। तो ये सारे बच्चों किसका लिमिटेशन हो जाता है, कंपाइलर का, और फायदा हो जाता है इंटरप्रेटर बेस का। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कंपाइलर क्या करता है, अलग ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनाता है जो, ठीक है, उसको ये आप कभी भी रन कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हो, इसलिए स्विचिंग टाइम नहीं गिना जाता। जैसे मैंने बताया ये क्लास रात को 8 बजे छुट्टी हुआ है, सुबह आप उसको क्लास तो खाली है, कभी भी 9 बजे भी आ सकता है कोई दूसरा बैच, तो उसको में हम क्या नहीं गिनेंगे, स्विचिंग टाइम को गिनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक अलग फाइल बन के रहता है, तुम कभी भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन किसमें ऐसा नहीं होता, इंटरप्रेटर में आपको तुरंत उसको करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, समझ, इसलिए हम यहाँ पे क्या गिन रहे हैं, स्विचिंग टाइम को काउंट कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे अभी एग्जैक्टली आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन अगर हम वो वाले कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा। वो हमने कर लिया तो ये देखो आपको ऐसे पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है, बराबर। बच्चों ये पहला लाइन क्या लिखा है, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। देखो अभी आपको खाली रियलाइज करना है, कुछ नया सीखना नहीं। क्या कर रहा है बेटा, लाइन बाय लाइन करता है कौन, इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन को क्या करता है, और पूरे कोड को कौन करता है, कंपाइलर, ठीक है। In the context of programming language, interpreter-based languages are those where the source code is directly executed. डायरेक्ट क्या मिलता है, सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है, किसमें, इंटरप्रेटर में। मेन कोड चाहिए ना, लाइन बाय लाइन करेगा, लेकिन कंपाइलर को क्या चाहिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को कंपाइलर बेस में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट कोड चाहिए, जो कंपाइल्ड हो चुका होगा, एक नया फाइल बना होगा, ठीक है। बच्चों उसको समझने के लिए हमारे पास डायग्राम में आप देख सकते हैं, सोर्स कोड क्या हुआ है, कंपाइलर से और एक कोड बना हुआ है, ये फाइल क्या है, इंडिपेंडेंट है बेटा, स्वतंत्र है, इसको आप भी रख सकते हो अलग। फिर उसका क्या है, उसको यहाँ पे बीच में क्या आएगा बेटा, सीपीयू आएगा, जो क्या करेगा, उसको रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और क्या मिलेगा, आउटपुट। लेकिन देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स कोड, इंटरप्रेटर क्या चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए, और आपको क्या मिल गया, इंटरप्रेटर के बाद सीपीयू, फिर आउटपुट, ठीक है। ऐसा ही बेटा हमारा और एक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, सोर्स कोड, कंपाइलर, देखो बच्चा ये अलग कोड है ना एकदम, उसको भी चाहिए मेमोरी फाइल, उसको स्टोरेज चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको कोई स्टोरेज की जरूरत नहीं, लाइन बाय लाइन देखो ले रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे सीपीयू बीच में होगा, उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, यहाँ पे भी सीपीयू है बीच में, यहाँ पे आएगा सीपीयू यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड को भी रन तो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कोड मतलब फाइनल कोड नहीं है, उसको क्या किया जाएगा, रन किया जाएगा और आउटपुट आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, सीपीयू आएगा, अंडरस्टूड। तो बच्चों इस डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कि यहाँ पे एक सेपरेट क्या चाहिए, फाइल चाहिए, और यहाँ पे कोई सेपरेट फाइल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोर्स कोड का इंटरप्रेट, सीपीयू बीच में यहाँ पे, सीपीयू यहाँ पे, सीपीयू यहाँ पे, आ रहा समझ में। अब बच्चों अगर हम देखेंगे कि इंटरप्रेटर आर दोज वेयर द सोर्स कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर विदाउट द नीड ऑफ ए सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप, किसमें सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप की जरूरत नहीं है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में कोई अलग कंपाइलर स्टेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चों के कॉन्सेप्ट आपको जो एग्जाम्स में अगर लिखना है कि आई इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको क्या लिखना है, उस पर अभी हम ध्यान देंगे, राइट। तो पहला क्या आ गया, नो कंपाइलेशन स्टेप, एग्री और नॉट, किसमें नहीं आता, इंटरप्रेटर बेस्ड में कोई कंपाइलेशन स्टेप की जरूरत नहीं है, जो टाइम कंज्यूमिंग और एक स्टेप बढ़ा रहा है, राइट। तो इन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज देयर इज नो सेपरेट कंपाइलेशन, द सोर्स कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर। देखा हमने, सोर्स कोड के बाद डायरेक्ट इंटरप्रेटर था, ओके। हाँ, नेक्स्ट बेटा क्या है, डायनेमिक टाइपिंग। बच्चों डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है आपको बता दूं, अभी तक आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, सुनो मेरी बात, पहले आप क्या लिखते थे, इंटीजर है इक्वल टू 10, फ्लोट बी इक्वल टू 10, इसको बोलते हैं स्टैटिक टाइप। क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, आपको डिक्लेयर करते वक्त डेटा टाइप देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से, डिक्लेयर करते वक्त डेटा टाइप देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइपिंग। जब टाइप वर्ड क्या, डेटा टाइप का टाइप बोल रहा, टाइप वर्ड का मतलब क्या है, डेटा टाइप वाला, टाइपिंग वाला टाइप नहीं, ठीक है। तो स्टैटिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है, जब आप उसको डिक्लेयर करो तब आपको क्या देना पड़े, टाइप देना पड़े। आप देते हो ना, कभी आपने लिखा है ए इक्वल टू 10, एरर आ जाएगा ना, क्योंकि आपने क्या नहीं दिया है, डेटा टाइप नहीं दिया, इसलिए बेटा वो कंपाइलर पेज है। लेकिन बेटा ये क्या है, इसमें आपको टाइप देने की जरूरत ही नहीं, ए इक्वल टू 10 लिखो तो अपने आप समझ जाएगा, ए 10 डाला है ना, तो ये क्या होगा, इंटीजर होगा। हम भी चाहते ना भाई, तो कंप्यूटर है तो इंटेलिजेंट बन, हाँ, ए इक्वल टू 10.5 डाला तो क्या होगा, फ्लोट होगा। ए इक्वल टू डबल कोड में कोई नाम डाला है तो खाना डाला है तो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों ये कौन समझ जाता है, इंटरप्रेटर बेस, क्योंकि अगर रन टाइम है ना, हर लाइन को देखता है, एक एक लाइन वो समझ रहा है। तो सी में बच्चों मतलब
इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का ये फायदा है कि वो क्या होते हैं, डायनेमिक टाइपिंग होते हैं। मतलब डायनेमिक का मतलब क्या, बदलते रहना, वो समझ जाता है। बच्चों आप एक वर्ड 10 डालोगे ना, प्रिंट करोगे तो 10 ही आएगा, वो समझ गया इंटीजर। बाद में तुम एक वर्ड लो, क्या 15.5 वही एक था, लेकिन अब वो एक क्या नहीं रहेगा, इंटीजर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा। इसको इसलिए बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। आप किसमें नहीं कर सकते थे ये चीज, सी में नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक टाइपिंग। अपोजिट क्या है बेटा, देखो तब आपको सी में नहीं पढ़ाया गया था स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है, क्योंकि डायनेमिक टाइपिंग आपको पता नहीं था, लेकिन अब बताया जाएगा। वो जो आपने पढ़ा था वो क्या है, स्टैटिक टाइपिंग। समझ में आया? तो बेटा इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस ऑफन सपोर्ट, क्या लिखा है, ऑफन का मतलब ज्यादातर, क्या सपोर्ट करते हैं, डायनेमिक टाइपिंग। वे वेरिएबल टाइप्स आर डिटरमाइंड एट रन टाइम। रन टाइम में पता चलता है। एक वर्ड 10 कंपाइल टाइम में नहीं पता था, सॉरी जब इसको ट्रांसलेट किया था उसने तब नहीं था, रन टाइम में पता चल गया कि भाई एक वर्ड 10 डाला है ना, इसका मतलब क्या होगा। अच्छा देखो जब वो ट्रांसलेट करता है ये देखता है एक वर्ड 10 का सिंटेक्स बराबर है कि, लेकिन जब रन करता है तब पता चलता है ए क्या है, इंटीजर टाइप का। समझ में आया? यहाँ पे दो चीज है ना, ट्रांसलेट और स्विचिंग, सॉरी एग्जीक्यूशन। स्विचिंग तो पहले बदल रहा है, कंट्रोल बदल रहा है। मेन काम क्या है, ट्रांसलेशन का और एग्जीक्यूशन का, रन होना। ट्रांसलेशन में क्या होता है, एक वर्ड 10 का सिंटेक्स बराबर है कि नहीं। रन टाइम में क्या देखा जाता है कि एक का मतलब 10, मतलब वो कौन से टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों। एनालाइजिंग कहाँ पे आता है, रन टाइम। सिंटेक्स बराबर है कि नहीं कहाँ आता है, कहाँ पे आता है, कंपाइल मतलब ट्रांसलेशन है, राइट। ओके समझ में आया बेटा? तो वेयर वेरिएबल टाइप्स आर डिटरमाइंड एट रन टाइम रादर देन ड्यूरिंग कंपाइलेशन। रन टाइम में पता चलेगा। दिस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी बट कैन आल्सो लीड टू रन टाइम एरर्स इफ दे आर नॉट हैंडल्ड अप्रोप्रिएटली। अगर बच्चा आप बराबर उसको हैंडल नहीं करे तो एरर भी देगा। कभी कुछ आप समझ रहे हो और कुछ के साथ आप डील कर रहे हो तो एरर भी आ सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायनेमिक टाइपिंग। नेक्स्ट है बेटा इंटरेक्टिव डेवलपमेंट। ओके इंटरेक्टिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कुछ कोड को बच्चों डिबग करना हो, अंडरस्टैंड करना हो लाइन बाय लाइन। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, चैट बोर्ड को आप इंटरेक्टिव कह सकते हैं। चैट कर रहे हैं चैट जीपीटी में, आप कुछ भेज रहे हो आंसर आ रहा है, भेज रहे हो आंसर आ रहा है, उसको क्या बोले, इंटरेक्टिव का मतलब जो फास्ट होता है, मतलब दोनों के बीच में क्या होता है, लेन देन ट्रांजेक्शन बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन बाय लाइन काम हो रहा है ना, तो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा इंटरेक्टिव मिलेगा। उसमें तो क्या हो रहा है, सारा कोड एक साथ होगा, वेट करो। ऐसा अगर होता व्हाट्सएप में बात कर रहे दो जन, बोले तू पहला सब तेरा भेज, पूरा जितना दे रहा है एक, उसके बाद एक भी नहीं बोलना, सब भेज, उसके बाद मैं मेरा सब भेजूंगा, आज का खत्म, फिर कल आएंगे। तो बेटा किसी को इंटरेस्ट आता है व्हाट्सएप में, हाँ जितना है मन से लिख देता, तो वो ऐसा होता है तो कंपाइलर पूरा कंपाइल करके देगा। ये क्या इंटरेक्टिव हो रहा है, तुम कुछ भेज रहे हो ये कुछ भेजा, तो इंटरेक्टिव में बेटा। और अपन यूज इंटरेक्टिव डेवलपमेंट, डेवलपर्स कैन एक्जीक्यूट कोड स्निपेट्स और स्टेटमेंट डायरेक्टली इन द इंटरप्रेटर, मेकिंग इट इजियर टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट विद द कोड। तुरंत उस लाइन को टेस्ट किए, लिखा, उसको एक्जीक्यूट किए, उसको क्या किए, टेस्ट किए। इंटरेक्टिव फास्ट फास्ट करने के लिए ये बेटर रहता है। बेटा इसका क्या हो जाता है, स्लोअर एक्जीक्यूशन, इसका लिमिटेशन किसमें, इंटरप्रेटर में। ओवरऑल टाइम किसमें ये चला जाता है, इस पर ज्यादा जाता है, कहाँ कम जाता है, कंपाइलर में। ठीक है, compared to language that are compiled in the machine code or intermediate code, interpreter based language may have slower execution because the interpretation process happen at run time। रन टाइम में होता है, और स्विचिंग टाइम बच्चों इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए ओवरऑल टाइम कहाँ पे ज्यादा लग जाता है, इंटरप्रेटर बेस में लग जाता है। पोर्टेबिलिटी बच्चों मैंने बताया आपको कि पोर्टेबिलिटी इसमें बेटर मिलता है, क्योंकि इसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट कोड को लेकर नहीं घूमना है, डायरेक्ट सोर्स कोड ही है। उसमें हम किसको लेके घूमते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को, क्योंकि वो कंपाइल्ड वाला वर्जन है। वो कभी अगर कोई कंपाइलर का वर्जन अलग होगा, कंपाइलर में भी टाइप बच्चों अलग अलग आते हैं, टर्बो सी कंपाइलर अलग, जीसीसी कंपाइलर, कंपाइलर भी अलग, तो फिर उसने अपना अपना अलग ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया होगा, तो शायद कोई मशीन में उसमें एग्जीक्यूशन बराबर ना हो। लेकिन इसमें क्या है, सोर्स कोड ही ले जाना पड़ेगा, पाइथन का कोड ही लेके जाना है। ठीक है, कोई बीच में बिचौलिया कोड है ही नहीं, राइट। तो interpreter based languages are often more portable since the source code can be distributed and executed on any system। क्योंकि मेन तो क्या है इसमें, सोर्स कोड ही, सोर्स कोड ही इंटरप्रेटर बजा रहा है, तो आपको सोर्स कोड ही देना, इसमें ऑब्जेक्ट कोड देना ही नहीं है, राइट। ठीक है, दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बाइनरी। इससे वो ऑब्जेक्ट कोड की रिक्वायरमेंट हट जाती है, बीच में कोई किसी की जरूरत नहीं। डिबगिंग वाला मैंने बताया बेटा, किसमें डिबगिंग अच्छा होता है, क्यों होता है, लाइन बाय लाइन। तो डिबगिंग का मतलब क्या है बेटा, आइडेंटिफाई द बग। बग कहां पे आइडेंटिफाई होगा, पूरा कंपाइल कर एग्जीक्यूशन या लाइन बाय लाइन।
लाइन बाय लाइन चलो, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, नहीं ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन में इश्यू आया तो उस लाइन में बच्चों आपको पर्टिकुलरली बता देगा इस लाइन में आपका एरर, रन टाइम एरर यहाँ पे आया हुआ है। ओके, मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए कहाँ पे, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में। डेवलपर्स कैन रिसीव इमीडिएट फीडबैक, क्या मिलेगा इमीडिएट, एज ईच लाइन ऑफ कोड मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स इट। हर एक लाइन जैसे ही वो कर रहे हैं डेवलपर को तुरंत पता चलेगा हाँ इस लाइन पे पर्टिकुलर में कोड है, क्योंकि यहाँ तक क्या चल रहा था, इट वॉज रनिंग प्रॉपरली। अंडरस्टूड और नॉट? सो दिस इज द ईज ऑफ डिबगिंग। अब मैं पूछूंगा आपको लाइन बाय लाइन, ये समझ में आया? ये क्या बता रहा है बेटा, सोर्स कोड, कंपाइलर, कोड एंड आउटपुट। इसमें बच्चों कंपाइलर के बाद क्या होता है, एक अलग कोड जनरेट होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं। फिर क्या लगता है हमें, सीपीयू लगता है, राइट। ये इसमें देखो डायरेक्ट सोर्स कोड ही चाहिए, इंटरप्रेटर तो होना पड़ेगा जिसको अंडरस्टैंड करना है। आपके सिस्टम में अगर रन करना है तो आपको इंटरप्रेटर तो होना ही चाहिए, तभी तो हो पाएगी, राइट। तो सोर्स कोड इंटरप्रेटर में उसको क्या कर ट्रांसलेट करके फिर यहाँ पे सीपीयू फिर आउटपुट। वही हमने एक और अच्छा डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया है। सोर्स कोड कंपाइल हुआ, क्या बना, एक अलग फाइल बना ऑब्जेक्ट कोड। बच्चों इसका यहाँ पे हमने यहाँ पे आपका ये नहीं है एक पॉइंट कि मेमोरी ज्यादा लगता है, उस पॉइंट को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम कि किसमें मेमोरी ज्यादा होता है, मतलब व्हिच बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स मोर मेमोरी, कंपाइलर, बिकॉज इट जनरेट्स अनदर फाइल दैट इज ऑब्जेक्ट कोड फाइल। ठीक है, तो इसको अलग फाइल लग रहा है इसलिए। यहाँ पे कोई अलग फाइल की रिक्वायरमेंट है नहीं। यस बच्चों, ज्यादा पोर्टेबल कौन है, ज्यादा पोर्टेबल ये, क्योंकि शायद ऑब्जेक्ट कोड जो बना है वो अगर इसने जीसीसी कंपाइलर बनाया होगा, किसने टर्बो से कंपाइलर, किसने बोर्डलैंड कंपाइलर से, अलग अलग कंपाइलर भी बने, सब डेवलपर ने अलग अलग बनाया, राइट। तो आपका कंपाइलर अलग था, ऑब्जेक्ट कोड उसने बनाया था, राइट। उस ऑब्जेक्ट कोड को ये एग्जीक्यूट कर रहा है तो शायद उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता ना, इसमें ऑब्जेक्ट कोड ही नहीं रहता, क्या रहता है, सोर्स कोड को ही लेना पड़ता। समझ में आया? तो ये किसका एडवांटेज है, इंटरप्रेटर बेस का एडवांटेज है कि इसमें पोर्टेबिलिटी, इसमें ज्यादा, बच्चों ऐसा नहीं बोलेंगे पोर्टेबल इसमें नहीं है, इसमें भी होता है, लेकिन हम कहेंगे पोर्टेबिलिटी की मात्रा शुद्ध 100% क्या है, शुद्ध वाला पोर्टेबिलिटी है। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा लाइन बाय लाइन ऐसे लेके इंटरप्रेटर सोर्स कोड और उसको यहाँ पे सीपीयू लगा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है? एनी डाउट हियर? हाँ बच्चों, मैं पूछूंगा कि कंपाइलर होता है उसमें स्विचिंग टाइम 0 क्यों होता है, क्योंकि वो एक अलग फाइल बना रहता है और उसको आप अपनी मर्जी में रन करो ना, तुरंत थोड़ी बोला रन करने, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता, इंटरप्रेटर बोल तुरंत करो, ट्रांसलेट करो तुम कहीं पे रख नहीं सकते, रख सकते क्या? इंटरप्रेटर में अलग फाइल होता है कि उसको एक लाइन को ट्रांसलेट करके रखा है, कल उसको करेंगे, नहीं, आपको तुरंत उसको स्विच करके सीपीयू में करना पड़ेगा। लेकिन कहां में रख सकते हैं, आज रखा है ऑब्जेक्ट फाइल, आज बना दिया, 10 दिन के बाद रन करो तो स्विचिंग टाइम थोड़ी बैठ कर आया, मैं उधर से आऊंगा, वो तो सीपीयू आएगा उसको दोगे तो रन कर देगा, इसलिए वहां पर स्विचिंग टाइम गिना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा। फिर से मैं बताइए, आप लोग बताओ बेटा, पहला क्या, नो कंपाइलेशन स्टेप मतलब क्या नहीं चाहिए, कंपाइलर वाला स्टेप इसमें आता नहीं है बेटा। डायनेमिक टाइपिंग का ना, हाँ वही होगा, मैं यहाँ पे डाटा टाइपिंग करना नहीं पड़ता अपना। पहले जो होता है सेम उसको कौन सा टाइपिंग कहते थे, स्टैटिक टाइपिंग, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर सबके टाइम में आपको डेटा टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई करना पड़ता नहीं। क्यों नहीं करना पड़ता, ड्यू टू इंटरप्रेटर। इसमें क्या करोगे, 1:10 करके प्रिंट करोगे तो 10 आएगा, 1:10.5 करोगे तो भी 10.5 आएगा, क्योंकि क्या वो समझ गया, ये अभी क्यों क्या बना रहा है वो इंटीजर। बच्चों हमने साइज ऑफ देखा था, सबका साइज आता था, इसमें साइज भी बदलेगा, क्योंकि साइज में वो अब वो इंटीजर नहीं रहा, अब क्या बन चुका है, फ्लोट। हम फ्लोट का साइज देगा, रियल नंबर जो होता है उसका साइज देगा। समझना, स्ट्रिंग करोगे एक, फिर आगे आगे एक में स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग जैसा काम भी करेगा। समझ में आया? तो बच्चों ये बहुत ही मजेदार है, क्योंकि वो यहाँ पे क्या बन चुके हैं, स्मार्ट बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, स्मार्ट, कि जैसा उसको आप काम करवा रहे हो। लेकिन देखो ज्यादा स्मार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है ना, आपने एक और स्ट्रिंग बना दिया, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है तो 10 है ऊपर, तो आपने 10 सोच के काम कर रहे हो, तब एरर आएगा। ये सर नो, आपने 1:10 लिखा था, 1:10.5 किया, फिर आपने क्या किया, स्ट्रिंग कर दिया था, लेकिन आपने बहुत देर के बाद देखा, आपने देखा 1:10 है, तो आप 10 सोच के आगे कोड कर रहे हैं, तो फिर एरर आएगी। लेकिन वो सी में एरर नहीं आता ना, क्योंकि सी में ऐसा करना ही नहीं देता। सी ज्यादा क्या है, रिजिड है। क्या कहा जाएगा बेटा, सी इज मोर रिजिड, while Python is more flexible because it uses
इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डायरेक्ट टाइपिंग उसमें से पॉसिबल है। इंटरेक्टिव डेवलपमेंट क्यों कहेंगे? वाई इंटरेक्टिव डेवलप? इंटरेक्टिव का मतलब मैंने व्हाट्सएप वाला क्या बताया? इंटरेक्टिव, हाँ, ये इंटरेक्टिव ज्यादा होता है क्योंकि लाइन बाय लाइन काम करता है। कंपाइलर क्या होगा, एक साथ सब करता है, फिर वो एग्जीक्यूशन में जाएगा, तुरंत एक लाइन का आउटपुट किसमें जल्दी आएगा? पहला लाइन का आउटपुट इंटरप्रेटर में। ओके, स्लोअर एग्जीक्यूशन किसका? स्लोअर एग्जीक्यूशन है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर स्लोअर एग्जीक्यूशन किसका काम है? कंपाइलर फास्टर कहा जाएगा, स्लो कौन कहा जाएगा? क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेता है। हमने पहला एग्जाम्पल वहां से स्टार्ट किया था। पोर्टेबिलिटी किसमें ज्यादा पाई जाएगी? इंटरप्रेटर में पाई जाएगी, क्योंकि इसमें किसकी जरूरत नहीं है? ऑब्जेक्ट कोड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड अलग अलग कंपाइलर अलग अलग कर सकते हैं, तो पोर्टेबिलिटी में इश्यू आ सकता है। डिबगिंग किसमें ज्यादा होता है? अच्छा, क्यों होता है? लाइन बाय लाइन करते, तो हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से लाइन में एरर आया है। ओके, ये फिर दोनों आपको ये ड्रॉ कर देना बच्चों। इसको ये थोड़ा और डेप्थ में लिखा गया है, राइट? सोर्स कोड से मशीन कोड में जब आप कंपाइलर करते हो, कंपाइलर के भी 3 स्टेजेस है अलग अलग, राइट? फ्रंट एंड, मिडल एंड और बैक एंड। ये बहुत सारा अलग अलग काम करते हैं। प्री प्रोसेसिंग, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। ये आगे आपके कंपाइलर नाम का एक सब्जेक्ट आता है अलग से, कंपाइलर, राइट? थियरी ऑफ ऑटोमेटा, ऐसे सब्जेक्ट्स में आप ये सारे पढ़ोगे कि कैसे इंटरनली ये सब काम होता है। लास्ट में मशीन कोड आता है, लेकिन मतलब इंटरप्रेटर क्या करता है? देखो, सोर्स कोड है, बीच में क्या है? इंटरप्रेटर, और आपका क्या आ गया लास्ट में? मशीन कोड है, राइट? ये आपको इन डेप्थ अगर समझना हो तो दिस इज रिक्वायर्ड, राइट? ये ट्रांसलेट हो रहा है, क्या हो रहा है? प्री प्रोसेसिंग होता है, लेक्सिकल एनालिसिस होता है, मतलब टोकन्स अलग अलग आपको 1 by 1 वर्ड्स को निकाला गया, वेरिएबल क्या है, वन सिंगल चीजों को निकाल पाना, वेरिएबल को समझ पाना। फिर सिंटेक्स एनालिसिस होता है, सिंटेक्स बराबर है कि नहीं, राइट? ग्रामेटिकल चेक हो रहा है। ओके, जैसे कि लिखा है प्रिंट टेप हेलो वर्ल्ड, डबल कोट नहीं लिखा है, तो ये सब चेक। लास्ट में सिमेंटिक, उसका मीनिंग समझा जाएगा कि मीनिंग उसका प्रॉपर यही नहीं, राइट? ये इन डेप्थ जब हम बच्चों कंपाइलर में यहाँ पे एक फिगर आपके लिए क्यों लेके आया हो, आप ऐसा मत समझो कि मेरे को कंपाइलर इंटरप्रेटर सब आ गए। इसके लिए क्या आता है? एक सब्जेक्ट अलग आता है, जिसके अंदर आप ये सारी चीजों क्या करोगे? इन डेप्थ समझोगे। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कोड को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, ये बच्चों एक अलग क्या है, पूरा महाभारत। ये पढ़ के आप क्या कर सकते हो? यू कैन डेवलप योर ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओगे, खुद का कंपाइलर बनाओगे, उसको कैसे आप समझोगे, है कि नहीं? आपको खुद का बच्चों इंटरप्रेटर बनाना पड़ेगा ना। तो ये भी कौन करता है? अलग दुनिया से है क्या? हमारे जैसे ही जो कोडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उन लोग ही बनाते हैं ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो भविष्य में आप भी बना सकते हो। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई ये बनता कैसे। उसके लिए पहले आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर की अच्छी नॉलेज चाहिए, और ये कंपाइलेशन के स्टेजेस पता होना चाहिए। क्या लेक्सिकल एनालिसिस होता है, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, ऑब्जेक्ट कोड, मतलब कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजों का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, राइट? हाँ बच्चों, अब हम उसको एक टेबुलर कॉन्सेप्ट में, ये जो हमने डिस्कस अभी तक समझा, उसको हम एक टेबल में समझते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? ये कंक्लूड हो जाएगा, राइट? ट्रांसलेशन प्रोसेस बच्चों, ये क्या करता है? कंपाइलर बेस ट्रांसलेट एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन। इसमें क्या करता है? कोड लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है? एक किसको एग्जीक्यूट करता है बेटा? वो जो नया ऑब्जेक्ट कोड बना है, कंपाइल्ड कोड को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। फिर उसको 0 1 0 कन्वर्ट, मतलब एग्जीक्यूट करता है कि कंपाइल्ड कोड को उसको कन्वर्ट करता है, राइट? और ये क्या करता है बेटा? डायरेक्ट सोर्स को करता है कौन? इंटरप्रेटर। परफॉर्मेंस कौन फास्टर है बेटा? वो क्या है? डिबगिंग बच्चों कहाँ पे इजी है, कहाँ पे हार्ड है? ठीक है, हाँ। पोर्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा मिलेगी? मैं भी लेस लिखा है, मैं भी लेस लिखा है। नहीं कंपाइलर पोर्टेबल नहीं, सी में पढ़ा था, सीजे पोर्टेबल नहीं पढ़ा था कि नहीं? पोर्टेबल था, लेकिन बच्चों ये ज्यादा पोर्टेबल क्योंकि सोर्स कोड को लेके चल। ठीक है, मेमोरी यूज बच्चों कहाँ लगेगा ज्यादा? कंपाइलर में। क्यों? क्योंकि इसमें अलग फाइल बन रही है। इसमें क्या है? रिक्वायर्ड लेस मेमोरी ड्यू टू डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, राइट? हो गया। एरर हैंडलिंग बच्चों कौन हैंडल ज्यादा कर पाएगा? इमीडिएट रन टाइम एरर डिटेक्शन कर लेगा, रन टाइम एक एक कर रहा है, वो पता चल जाएगा इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें लेस चांसेस है। एग्जाम्पल्स क्या है बेटा इसका? C++, जावा। इसमें क्या है? पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, PHP। दीज आर द लैंग्वेजेस व्हिच यूजेस इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम टाइम में कोई अगर समझ ना हो तो खाली आप ये टेबल को समझ में आ जाइए, यू कैन इजीली राइट। आपको खाली इंटरप्रेटर बेस्ड पूछा है, ये वाले को स्किप कर दो, खाली क्या लिखो? ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूशन ऐसा करता है, परफॉर्मेंस ऐसा।
So you can write the whole thing. Understood? So this is the your first point, interpreter based programming languages.